चीजें काफी रिलेटेड हैं फंक्शन एंड हेडर फाइल्स, बिकॉज एक हेडर फाइल की जब हम बात करते हैं तो हेडर फाइल्स आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. ओके, ओके. हेडर फाइल्स बेनिफिट्स. तो फर्स्ट बेनिफिट हमें मिला, वो मिला कि प्री बिल्ट मिलता है हमें. ओके, प्री बिल्ट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, इसे ही बोला जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिच built in functions. आप लोगों को कभी कभी कुछ एक टर्म, आई थिंक जो बाला गुरु स्वामी रेफर करेंगे, वहां पे एक टर्म आता है रिच बिल्ट इन फंक्शन. दैट मीन्स वहां पे बहुत सारे फंक्शंस आपको बिल्ट इन मिलते हैं, और बहुत सारे, क्योंकि हेडर फाइल्स का नंबर ऑफ हेडर फाइल्स मिलते हैं, तो उन हेडर फाइल्स में ऑलरेडी फंक्शंस आपके बने होते हैं. एंड द सेकेंड इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. इसका मतलब होता है राइट वंस and use many times. ओके, इसी का जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसी का एक सिमिलरिटी आपको मिलता है जब आप .css फाइल लिखते हैं. जिन्हें वेब डेवलपमेंट या फिर भी HTML में आप जब जाएंगे तो आप डिफरेंट पेजेस बनाते हैं, पर उनका जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है, जो स्टाइल शीट है, वो आप एक ही रखते हैं, ताकि उस कोड को आप जस्ट कॉल करें और वो सारी चीजें एक ही जैसे दिखना स्टार्ट कर दें. सिमिलर होता है कि हम अगर किसी एक पर्टिकुलर, सपोज एक एडिशन का फंक्शन हम बनाते हैं, और हम 10 प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर 10 प्रोग्राम पे हमें एडिशन कहीं परफॉर्म करना है, तो हम क्यों ना उसे एक हेडर फाइल बनाएं, ताकि हम उसे जस्ट कॉल करें और उस पर्टिकुलर कोड को हम बार बार रीयूज कर सकें. ओके, वहां पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है. इससे होता क्या है, बेनिफिट क्या मिलता है, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोर्स कोड. इससे जो सोर्स कोड होता है हमारा, उसकी एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, कि उसे हम इजीली रीड कर पाते हैं. ओके, या रीडेबिलिटी बोल सकते हैं. फोर्थ, द लेंथ. ओके, लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है. तो 3 के साथ हम ये कर सकते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसका कोड रीयूजेबिलिटी है. और इनमें से जो दो चीजें हैं, ये जो दो जो बेनिफिट्स हैं हेडर फाइल्स के, वो फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल हैं. Functions are those codes written for reusable purpose. हम एक पर्पस से लिखते हैं ताकि हम इसे बार बार अपने प्रोग्राम पे, आइदर विद इन द प्रोग्राम और आउटसाइड द प्रोग्राम, हम बार बार उसे एक्सेस कर सकें. ओके, क्लियर है ये चीजें? Sir, how many different header files can be added in one code? क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा. हाउ How many different header files can be added in one code? Okay, how many different header files can be added in single code, right? ओके, कि तुम कितने हेडर फाइल्स को एक अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम. और इसका कोई फिक्स काउंट नहीं है कि तुम 10 हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो, या 20 हेडर फाइल्स और 30. It depends upon how many different kinds of functions your program is using. If it is using 100 different kinds of functions from 100 different libraries, it can access it. Okay, it entirely depends upon the user and the program. Clear है? Okay, sir. और तुम उन हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो जिनका कोई फंक्शन तुम यूज नहीं कर रहे हो. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ जो तुम्हारा सिस्टम है, कंपाइलर है, वो सिर्फ उन फंक्शंस को वहां से पिक करता है जिन्हें तुम यूज कर रहे हो. जिन्हें यूज नहीं कर रहे हो उसे कुछ नहीं करता वो. ठीक है, जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं.
जैसे कि एक मेरा ये फंक्शन है, सॉरी एक मेरा प्रोग्राम है address.c, ओके। मैंने यहाँ stdio को मैंने यूज किया है क्योंकि उसके फंक्शंस मैंने यूज किया है। सपोज मैं यहाँ पे एक और हेडर फाइल को कॉल करता हूँ, include imb, okay, imb is for imb.h, ओके। और एक और हेडर फाइल मैं इंक्लूड करता हूँ hash include iostream, ओके। और कोई हेडर फाइल का नाम बताएगा कोई? सर stdio, just a minute, stdlib.h, आई थिंक ये उसे, conio.h। ओके, कोनियो के साथ चलते हैं हम, आयो की स्ट्रीम की जगह conio.h, ओके। समथिंग प्रॉब्लम है, ओके। इसके पास आई थिंक conio.h अवेलेबल नहीं है और आयो स्ट्रीम फिलहाल इसके पास नहीं है, सो इट्स ओके। हम एक और फाइल ले लेते हैं, include dos.h, ओके। ओके, ये भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसे। Sir, include process.h. hash include process.h, क्या ये अवेलेबल है? गुड, ठीक है। मैं ओके, इसमें भी इससे कोई प्रॉब्लम है, चलो इतना सफिशिएंट है अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए कि मैंने ये तीनों इंक्लूड किए हैं, ओके। पर मैं यूज सिर्फ सिंगल वन को कर रहा हूँ, मैं std.io के ही फंक्शंस को मैं कॉल कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट डिक्लेयर्ड। जब मेरा प्रोग्राम का एक्चुअल में जब कंपाइल होगा तो होगा क्या कि वो सिर्फ इसी लाइब्रेरी को चेक करेगा, क्योंकि जो फंक्शन मैंने यूज किया है उसके लिए वो उस लाइब्रेरी को फेच करेगा और उस लाइब्रेरी के जो भी फंक्शंस हैं या इसका जो भी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन है printf का, वो उसी को ही एक्सेस करेगा कोड पे, बाकी चीजों को एज इट इज रहने देगा, ओके। तो इंटायरली ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसका फंक्शन यूज करते हैं या नहीं करते, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितने भी हेडर फाइल्स चाहें तो अपने प्रोग्राम पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि सारे प्रोग्राम्स के फंक्शन आप कुछ कुछ यूज करें। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑथर मैंने यहाँ पे इसका यूज कर दिया, और stdlib आता है आपका सिस्टम क्लियर, ओके। अब इस केस में मैंने तीनों हेडर फाइल्स के एक एक फंक्शंस मैंने यूज किया है। अब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, g++ address.h, okay, no such file or directory, say सर wordis.ch है सर। okay, good, and compiled, और इसके बाद इसे रन करते हैं, ओके। यहाँ पे आपको सिर्फ एक मिलता है @ ओके। ये हो इसलिए रहा है, ये आउटपुट इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम का क्लियर मैंने यूज किया है। सिस्टम एक ऐसा फंक्शन है जो आपको टर्मिनल पे एक्सेस देता है, दैट मीन सिस्टम के थ्रू आप वो कमांड्स जो भी यहाँ पे आप आर्गुमेंट लिखते हैं वो एक कमांड होते हैं आपके टर्मिनल के लिए, ओके। दैट मीन्स ये क्लियर कमांड, यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे कुछ है, मैं जैसे ही क्लियर लिखता हूँ वो इसे क्लियर करता है, जस्ट लाइक आपका जो आप CLR SCR यूज करते हैं जो आप वहां पे टर्बो C++ में, सिमिलर वे पे यहाँ पे सिस्टम के साथ सिस्टम आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है जो कि आपका stdlib लाइब्रेरी पे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पे डिफाइंड है, और इसके थ्रू आप जो भी कमांड के या डॉस के, आप अगर विंडोज पे हैं तो डॉस के जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल कमांड्स हैं उन्हें आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसे क्लियर ये किया है और उसने वो स्क्रीन क्लियर कर दिया, ओके। और इस पे मैं और काफी सारी चीजें मैं ये कर सकता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे
एक कमांड लिखता हूं एम के, ओके, मैं एक टच हाई डॉट टी एक्स टी मैं इस पे क्रिएट करता हूं, एंड देन उसके बाद सिस्टम, और मैं एक ये करता हूं कोड हाई डॉट टी एक्स टी। ओके, देखते हैं हम इसका इफेक्ट क्या आता है। इसका मतलब ये मैं इसे एक कमांड दे रहा हूं कि क्रिएट अ फाइल विच इज नेम्ड हाई डॉट टी एक्स टी एंड ओपन दैट फाइल हाई डॉट टी एक्स टी इन कोड। ओके, इसे मैं रन करता हूं, कंपाइल्ड एंड रन। ओके, यहाँ पे एक नया हेडर फाइल आपको ओपन दिख रहा है हाई डॉट टी एक्स टी। उसने वो फाइल क्रिएट की और उसे यहाँ पे एक्सेस किया। ओके, यहाँ पे एक Excuse me, नया, sir. हाँ बोलो। सर जो सिस्टम में आप जो भी कुछ एंटर करते हो हम्म, वो प्रोग्राम को पता कैसे चलता है कि वो क्या एग्जीक्यूट करना, मतलब कि वो कमांड क्या एक्शन लेगा उसको? जस्ट अ मिनट, गुड क्वेश्चन। देखो होता क्या है, जब आप जैसे हमने प्रिंट एफ को ये आर्गुमेंट्स हम देते हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एज इट इज प्रिंट करेगा। नहीं, इट्स अ इनपुट फॉर प्रिंट एफ फंक्शन, और इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर एक ऑपरेशन डिफाइंड होगा या कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस डिफाइंड होगा जो आइडेंटिटी सबसे पहले इसे रीड करेगा। वो जो प्रोसेस है, जो तुम्हारा प्रिंट एफ फंक्शन है, वो इस डबल कोट के अंदर के कंटेंट को रीड करता है एक बार, और वो रीड करने के बाद उस पर या स्कैन करता है, काइंड ऑफ पैटर्न स्कैन करता है, और वो वहां से वो स्लैश एन स्लैश टी को फाइंड आउट करता है। वो फिगर आउट करता है कि कहाँ पे स्लैश एन है और कहाँ पे स्लैश टी है, और उसके पास स्लैश एन और स्लैश टी के स्पेशल मीनिंग्स वहां पे अवेलेबल है, या सिस्टम पे जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हैं उसके कंपाइलर पे एक मीनिंग अवेलेबल है वहां पे, उस मीनिंग्स को वहां पे वो इंसर्ट करता है। सिमिलर वे पे जब आप सिस्टम है, सिस्टम को जो भी इनपुट आप देते हैं, तो सिस्टम को इनपुट आप वही चीज देते हैं जो एक्चुअल कोड्स होते हैं आपके, एक्चुअल कोड्स जो आपका एक्चुअल डॉस कोड, जैसे आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने डॉस यूज किया है, Yes, sir. विंडोज में डॉस अवेलेबल है, जो आपका पावर शेल जो आपका खुलता है, वो काइंड ऑफ टर्मिनल फॉर विंडोज, और वो भी एक डॉस की तरह ही है, बस उसमें पावर मतलब एक तरह से आपका जो एक्सेस की एबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो वहां पे जो भी कोड्स आप लिखते हैं वो ऑलरेडी एक कोड है, ये कमांड है टच हाई डॉट टी एक्स टी। जब आप उबंटू या लिनक्स यूज करते हैं, तो वहां पे किसी एक फाइल को क्रिएट करने के लिए आप टच कमांड का यूज करते हैं। ओके, और या जैसे मैं जनरली क्लीन यूज करता हूं, ताकि मेरा जो टर्मिनल है वो मैं क्लियर कर सकूं। जस्ट फॉर एग्जांपल TOUCH टच न्यू डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे उसने एक न्यू डॉट टी एक्स टी नाम का एक फाइल यहाँ पे क्रिएट किया होगा, न्यू डॉट टी एक्स टी। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसे ओपन करता हूं। और क्योंकि हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड में है, तो विजुअल स्टूडियो कोड का एक कमांड है टर्मिनल का कि कोड, और उसके बाद जो भी चीजें आप लिखेंगे वहां पे, जो भी फाइल नेम लिखेंगे, वो उसे विजुअल स्टूडियो कोड पर ओपन करता है। ये देखो, ये उसने यहाँ पे ओपन कर दिया न्यू डॉट टी एक्स टी को। न्यू डॉट टी एक्स टी जो मेरा फाइल बना था वो ये है। क्लियर है कि आप कैसे आपके आपके टर्मिनल या डॉस के कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। जो वायरसेस होते हैं या जो बहुत सारे जो आप जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम में कोई चीज क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम को यूज करते हैं, सिस्टम फंक्शन को स्पेशली। ठीक है, यहाँ पे इसका एक सिंटेक्स दिखा रहा है कि ये एक इंटीजर टाइप का है, कांस्टेंट कैर, और जनरली ये कमांड्स को रिफर करता है। एग्जीक्यूट द गिवन लाइंस एज अ शेल कमांड। ओके, एज अ शेल कमांड। क्लियर है ये चीजें आप लोगों को? Yes, sir. ओके, इसमें आप डिलीट का भी आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं ऐसा। जस्ट फॉर एग्जांपल सिस्टम डिलीट, क्या था हमारा, न्यू डॉट टी एक्स टी। हम जब फाइल एक्सेसिंग देखेंगे, फाइल हैंडलिंग देखेंगे, तब और हम डिफरेंट वेराइटीज देखेंगे इसके, कि कैसे आप उसे एक फाइल को डिलीट या क्रिएट कर सकते हैं। address.c and
a.wt ओके डिलीट नॉट फाउंड, उसे वो फाइल मिला नहीं उसने, या वो एक्सेस नहीं Excuse कर me, पाया sir. समथिंग। हाँ बोलो। सर सिस्टम में आपने hi.txt लिखा था, टर्मिनल में आपने new.txt लिखा, इसलिए शायद से नहीं उसको बेटा, फाइल नहीं मिला। यहाँ पे मुझे hi.txt ही मिल रहा है, देखो। तो टर्मिनल में आपने ऐसी new.txt नाम का फाइल क्रिएट किया सर। वो मैंने पहले आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्रिएट किया था new.txt। वो new.txt भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, h new.txt। ओके, या अभी भी कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? नो सर। देखो सर? मैं, हाँ बोलो। सर अगर हम लोग चाहें तो इसमें वो CLR SCR वाली लाइन ऐड नहीं कर सकते? ओके चलो वो भी हम दिखाते हैं कि होता क्या है CLR SCR का इंक्लूड अगर आप करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। यस सर। ओके क्योंकि जो कोनियो डॉट एच है वो स्पेशली उसके कुछ फंक्शंस जो है वो टर्बो बोर्डलैंड C++ या टर्बो C++ के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो कुछ जो एक्स्ट्रा उसके फंक्शंस है वो बाकी सिस्टम पे सपोर्टेबल नहीं हो पाते हैं। इंक्लूड कोनियो डॉट एच, आई थिंक ये मुझे अलाउ करेगा। ओके इसके लिए देखो ये यहाँ पे यही शो कर रहा है, hash include error detected, please update your include path swiggle are disabled for this translation unit। ओके वो समथिंग यहाँ पे कोनियो डॉट एच कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, नो इश्यूज, हम यहाँ से यूज करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर ओके मेरा यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है ये सी। ओके मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ मेरा हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ओके एंड यहाँ पे मैं देता हूँ CLR SCR एंड रन। देखो यहाँ पे एक एरर आया, समथिंग है इन फंक्शन मेन डॉट सी अनडिफाइंड रेफरेंस टू CLR SCR। दैट मीन्स जो वो फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं है, कोनियो डॉट एच पे बोल रहा है वो, उसका मीनिंग मतलब ये है अनडिफाइंड रेफरेंस टू CLR SCR। दैट मीन्स जब आप टर्बो C++ यूज करते हैं तो वहां पे ये स्पेसिफिक है कि जो टर्बो C++ में आपको CLR SCR स्पेशली डिक्लेयर किया गया है कोनियो डॉट एच पे। जो भी जिस कंपनी ने उसे टर्बो C++ पे है वहां पे जो आप कोनियो डॉट एच यूज करते हैं वो डिफरेंट हेडर फाइल है, और GCC में जब आप कोनियो डॉट एच यूज करते हैं तो वो डिफरेंट हेडर फाइल है। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ ग्राफिक्स डॉट एच, वो सिर्फ आपको टर्बो C++ पे ही मिलता है, वो और किसी GCC कंपाइलर या अदर किसी कंपाइलर पे सपोर्टेबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारा कुछ लिंकिंग प्रोसेस करना पड़ता है। ओके क्लियर है यस सर। कि कुछ फाइल्स Yes, हैं जो आपके कंपाइलर स्पेसिफिक हैं, कुछ जो फंक्शंस हैं वो आपके कंपाइलर स्पेसिफिक हैं कि आपको उसी कंपाइलर पे अवेलेबल है, और कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड हैं। टर्बो C++ के जो कुछ हेडर फाइल्स है वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसे डिजाइन किया गया है स्पेशली, ताकि आप वहां पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसलिए जो CLR SCR है वो वाइडली अवेलेबल या स्टैंडर्ड पे अवेलेबल नहीं मिलता आपका। और किसी को किसी तरह का डाउट है? ओके गुड, वापस आते हैं अपने ये पे। तो आप लोगों ने फंक्शन देख लिया और अब आते हैं हेडर फाइल्स पे। एक बार और एक कंप्लीट व्यू देखते हैं कि हेडर फाइल्स जो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था वो क्या है। जनरली जो हेडर फाइल्स होते हैं डॉट एच एक्सटेंशन के साथ आपको मिलते हैं, इन्हें फंक्शन बैंक भी बोला जा सकता है, बिकॉज दे स्टोर और दे एक्ट एज अ लाइब्रेरी फॉर यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस। ओके दो टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन हेडर फाइल्स या इसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोला जाता है, जो आपके पैकेज के साथ या आपके कंपाइलर के साथ आता है।
comes with the compiler written by the developers and contributors. Preloaded include folder. जब आप अपना कंपाइलर ओपन करेंगे तो वहां पे एक इंक्लूड फोल्डर होगा, वहां पे वो सारे हेडर फाइल्स आपके स्टोर होते हैं. एंड द सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल. यूजर, ये आप यूजर अपने ओन पर्पस के लिए या ओन प्रोजेक्ट्स कोड के लिए वो लिखता है. कुछ हेडर फाइल्स के एग्जांपल हैं stdio.h, conio.h, stdlib, dos, process, time and many more. Every header file is associated with a specific type of operation. ये important रखता है कि हर एक जो header file है वो specific category या specific type को represent करता है. Just for example stdio, ये सिर्फ input output से related functions को carry करता है या store करता है. इससे इजी क्या होता है कि हमें लोकेट करने में, उस पर्टिकुलर हेडर फाइल को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है. अगर आपको DOS से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज करना है तो dos.h यूज करिए. प्रोसेस रिलेटेड दैट मींस process.h एंड कंसोल रिलेटेड दैट मींस conio इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ओके, अगेन इनके कुछ ये शॉर्ट एक रिप्रेजेंटेशन है उनका. एक्सपेंड फॉर्म कुछ ऐसा है, ये आप लोग रीड कर लेंगे. ओके, एक स्पेशल रिलेशन है सी और सी प्लस प्लस में कि सी प्लस प्लस ऑल्सो यूजेस द हेडर फाइल टू स्टोर बिल्ट इन फंक्शंस. जो आपका सी प्लस प्लस है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी, वो भी हेडर फाइल्स को यूज करता है. ऑलमोस्ट एवरी हेडर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर, व्हिच इज अवेलेबल फॉर सी इज आल्सो अवेलेबल फॉर सी प्लस प्लस. बस थोड़े कुछ एक्सटेंशंस वहां पे या कुछ थोड़े सिंटैक्स चेंज होते हैं, पर बाकी सारी हेडर फाइल्स वहां पे अवेलेबल होते हैं. ओके, अब ये बात करते हैं कि एक हेडर फाइल पे स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें होती हैं. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर स्टोर्ड इन अ हेडर फाइल. द फर्स्ट थिंग इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, जो इसे प्रोटोटाइप बोला जाता है. प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन होता है वहां पे एक सिंपल सा. एंड द सेकंड थिंग इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, द बॉडी ऑफ द फंक्शन. और ये दोनों को कंबाइन करके भी वहां पे स्टोर किया जा सकता है कि इन दोनों को दो अलग चीजें ना करके उन्हें एक ही में कंबाइन करके. जैसे हमने देखा था जब हम अपना हेडर फाइल लिख रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे एक सब्सट्रैक्ट के लिए एक हम लोगों ने एक कोड लिखा था. ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे डेफिनेशन और उसका जो भी एक डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन हम दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है ताकि वो हम एक डायरेक्ट वे पे अप्रोच है कि आप दोनों चीजें एक साथ लिख सकते हैं, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन. हम देखेंगे आगे अपकमिंग क्लास पे कि कहाँ पे आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों अलग यूज करना पड़ता है और कहाँ पे आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ओके, द थर्ड थिंग इज मैक्रोस. ओके, ये स्पेसिफिक सिंगल लाइन ऑफ कोड्स होते हैं. थोड़ा सा इसे भी देखते हैं कि मैक्रोस क्या होते हैं. अ स्मॉल कोड विथ अ नेम, मोस्टली वन लाइन. ये स्पेशल पोर्शन है इसका, स्मॉल कोड विथ नेम, कि आप एक लाइन ऑफ कोड या एक लाइन ऑफ कोड को एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक लाइन बार बार रिपीट हो रही है या रिडंडेंट बोलते हैं इसे, रिडंडेंट एक लाइन ऑफ कोड है, तो उसे आप एक सिंपल एक नाम दे सकते हैं ताकि उस नाम को जैसे आप रेफर करें और ऑटोमेटिक आपका कंपाइलर उस पर्टिकुलर लाइन को वहां से फैच कर ले. ओके, इसे डिफाइन करने के लिए या यूज करने के लिए हैश डिफाइंड या हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं अपन. और कभी कभी इसे आपको एक और डेफिनेशन मिलेगा, मैक्रोस आर अ फ्रेगमेंट ऑफ कोड. फ्रेगमेंट मींस अ पीस ऑफ कोड. ओके, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, हैश डिफाइंड देन मैक्रो का नेम, जो भी आप उसे नेम देना चाहें, एंड वैल्यू. ये फर्स्ट टाइप का मैक्रो है जहां पे आप सिर्फ एक वैल्यू के लिए यूज करते हैं. कभी होता है कि एक लंबा सा एक कोई बड़ा ह्यूज नंबर आपको यूज करना है और मल्टीपल टाइम्स उसे आपको एज इट इज यूज, कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट आप वहां पे क्रिएट करते हैं. ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल्स व्हिच होल्ड द सेम वैल्यू और द वेरिएबल्स whose value we can't change during the program. और एक ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम होता है, कांस्टेंट उसे बोलते हैं. ओके, इसे वेरिएबल कांस्टेंट बोलते हैं. तो उसके तौर पे भी आप मैक्रोस को यूज करते हैं. ये फर्स्ट वे है यूज करने का मैक्रोस को. एंड द सेकंड वे इज लाइक अ फंक्शन, जहां पे आप एक बॉडी उसे देते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या एक पर्टिकुलर
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप एक नाम देते हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक शो किया आपको अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट हाउ टू क्रिएट अ मैक्रोस, एंड ये विजिबल है कोड यहाँ पे। यस सर। ओके, एक काम करते हैं अपन इसे एडिटर पे ही ये कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, काम करते अपन एक नया खुद से क्रिएट करते हैं। mac.c। ओके, अब हम एक मैक्रो लिख रहे हैं यहाँ पे, सेम एज प्रोग्राम होगा, हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। int main, जो मेरा कांस्टेंट प्रोग्राम है वो मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, जो स्केलेटन मैं यूज करता हूँ, रिटर्न 0। अब आते हैं मैक्रोस। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं हैश डिफाइन एंड उसके बाद आप उस मैक्रो का नाम दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम देते हैं मैजिक, और इस मैजिक को मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 2 1। ओके, अब थ्रू आउट मेरे इस प्रोग्राम में 1 2 3 2 1 को रिफर करने के लिए मैजिक वर्ड यूज कर सकता हूँ, या मैं इसे mj भी या mz भी दे सकता हूँ। मतलब एक आप शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है। या एक और आप यूज कर सकते हैं हैश डिफाइन h stands for hello। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग के लिए यूज किया है h को एज एक तरह के एक्सचेंज बोल सकते हैं, एक्सचेंज या काइंड ऑफ थिंग, रिप्रेजेंटेटिव यूज कर सकते हैं, एक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। और यहाँ जब मैं प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं अब सिंपल h को अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या होगा देखते हैं, या g++ and mac.h, no such directory exist। हम कहाँ हैं अभी? सर mac.c है सर वो। ओके, मैं बार बार h पे ही हो रहा है। ओके गुड। ओके, mac.c उसने सक्सेसफुली ये कर लिया। अब इसे रन करते हैं a.out। ओके, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है? जस्ट अ यस मिनट, सर। /n। ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक पूरे स्ट्रिंग के लिए मैं एज अ कांस्टेंट एक वेरिएबल मैं असाइन कर सकता हूँ मैक्रोस के थ्रू। ओके, सिमिलर वे पे मैं यहाँ पे mg को भी प्रिंट कर सकता हूँ।
ओके, स्ट्रिंग इलीगल, इसके लिए मुझे एक परसेंटेज टी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का है ये। ओके, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 एंड 3 2 1, ये हुआ फर्स्ट काइंड ऑफ जहाँ पे एक आप एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं एक नेम को टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक लाइन, स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू ही बोल सकते हैं यहाँ पे। एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक शॉर्ट एक नेम को, एक कांस्टेंट को यूज करते हैं, सॉरी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल या एक नेम को यूज करते हैं। एंड द सेकंड वे इज जब आप एक पूरे लाइन ऑफ फंक्शंस को आप वहां पे यूज करते हैं, एक लाइन ऑफ कोड के लिए या डिफरेंट लाइन ऑफ कोड, एक शॉर्ट पीस ऑफ कोड के लिए, एक फंक्शन के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन ऐड मैं यूज करता हूं, ऐड एक्स और वाई, देखते हैं क्या इसे यूज करता है ये, x plus y। एक डेसिमल वैल्यू यहां पे आएगी, add 12 plus 12 comma 13। कंपाइल किया मैंने, नो एरर। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं कुछ स्लैश एन यहाँ पे इनपुट करता हूँ। क्लियर हुआ कि कैसे कैसे मैं डिफरेंट वे पे मैक्रोस को यूज कर सकता हूँ? किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी भी पूछ सकता है। 25 वो रिटर्न कर रहा है, यानी कि एक पूरे फंक्शन को, एक शॉर्ट फंक्शन को मैं एज अ मैक्रोस यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैक्रोस को आप टू टाइप्स पे यूज कर सकते हैं, टू क्रिएट अ कांस्टेंट एंड टू क्रिएट अ शॉर्ट वेरिएबल, या बोल सकते हैं फंक्शन टाइप ऑफ, ठीक है, मैक्रो एज अ फंक्शन एंड मैक्रो एज अ कांस्टेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल की तरह। क्लियर है सभी को? Sir, why can't we हाँ, declare the variable inside the main function directly? ओके, मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली क्यों क्रिएट नहीं कर सकते हैं? Like we can declare it there also, the variable and the string values. ओके, जैसा कि आपका स्पीड ऑफ लाइट है, सपोज स्पीड ऑफ लाइट है, एवोगैड्रो नंबर है, ऐसे कुछ जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उन्हें अगर आपको कहीं पे एक जगह पे स्टोर करके रखना है तो उस केस में मैक्रोस यूजफुल होते हैं, ठीक है? Understood, कि yes. आप एक हेडर फाइल पे, कि आप स्पेसिफिक एक फाइल पे सारे मैक्रोस को क्रिएट कर दीजिए, और ताकि आप सिर्फ उसे उसके नाम से आप उसे रेफर कर सकें। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप कैसे कैसे मैक्रोस काइंड ऑफ रीयूजेबल कोड्स होते हैं, वो भी जस्ट लाइक फंक्शंस, पर हाँ फंक्शन से बेहद शॉर्ट होते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक शॉर्ट एक लाइन है, और कुछ कुछ जो मैक्रोस है वो सिस्टम में प्री डिफाइंड या ऑलरेडी अवेलेबल है, कि जस्ट फॉर एग्जांपल टाइम, मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ, प्रिंट एफ, कि आपके सिस्टम का टाइम वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है उससे, एंड इट इज टाइम। यहाँ पे एक नया लाइन मैं क्रिएट कर देता हूँ ताकि वो आपको इंडिपेंडेंटली नजर आए। क्लियर? टेन 10:52, ये मेरा सिस्टम का टाइम है, 10:10 AM एंड 52 सेकेंड्स। क्लियर है? ये बिल्ट इन मेरा एक, देखो यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिखा रहा है, हैश डिफाइन टाइम एंड टाइम इज 10:08:18। क्लियर है? ऐसे कुछ एक लिस्ट है जो बिल्ट इन आपका मैक्रोस अवेलेबल है stdio पे, तो वो चीजें आप लोग और एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी को आज की क्लास में कुछ डाउट है? मैक्रोस बनाना आ जाएगा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है, पर हाँ ये सिंपल है, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानना जरूरी है। जब भी आप एक हेडर फाइल को रेफर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। वापस आते हैं अपने
स्क्रीन पे ये एक और एग्जांपल है जो एक क्यूब के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे भी रेफर कर सकते हैं, मैं इसे शेयर नोट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये आप लोग इसे भी रन करके देख सकते हैं। हमने देखा कि मैक्रोस 2 वेज पे लिखे जा सकते हैं, एक सिंपल एक एज अ वैल्यू कांस्टेंट्स के लिए और एक शॉर्ट फंक्शन के लिए। और जब आप हेडर फाइल को, जो बिल्ट इन हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करते हैं, तो ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ओके, एंड within the angular brackets we refer the name of that particular header file, just for example stdio, okay. They are all they are found in include directory of the compiler you are using, आप इसे चेक कर सकते हैं include directory पे जाकर। and the second एक example है यहाँ पे कि how we use a built-in header file and then user defined header files, और यहाँ पे हम डबल कोट के साथ यूज करते हैं उस हेडर फाइल को जब आप एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को यूज करते हैं। पर हाँ, यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन है, एक स्पेशल नोट है कि योर हेडर फाइल मस्ट बी इन द लोकल डायरेक्टरी। दैट मींस जिस डायरेक्टरी पे आपका सोर्स कोड है उसी डायरेक्टरी पे या उसी फाइल पे आपका हेडर फाइल भी एग्जिस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको फुल पाथ देना पड़ेगा उसका। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपको फुल पाथ देना पड़ेगा। ओके, मैक है, हम लोगों ने यूज किया था उस पे एड्रेस पे, ओके, एड्रेस पे है और मेरा IMP को मैंने इसे कॉपी किया और इसी डायरेक्टरी पे मेरा एक और फोल्डर है A नाम से, और इस A नाम के A फोल्डर के अंदर मैंने उसे कॉपी कर लिया और इसका मैं नाम अभी थोड़ा सा रिनेम करता हूं इसे, ताकि मैं उसे आपको शो कर सकूं। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा हेडर फाइल है उसका नाम है imb1.h, ओके, विच इज डिफरेंट फ्रॉम imb बिकॉज इट्स अ डिफरेंट नेम। और इसके बाद अब मैं अपने फंक्शन पे एक्चुअल सोर्स कोड पे जाता हूँ, address.c, और इस फाइल का नाम मैं imb.h करता हूँ, imb.h से मैंने imb1.h कर दिया। अब इसे हम रन करके देखते हैं क्या वो उसे एक्सेस कर पाता है। ओके, यहाँ पे एक फैटल एरर दे रहा है वो imb1 नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे उसे वो फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उसका पूरा पाथ। तो मेरा फाइल जो है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, ए फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे मैं उसे कंप्लीट पाथ दूंगा A। ओके, क्लियर है। अब उसे हम फिर से सेम कोड को रन करते हैं एंड इट्स ओके। जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आया कि अगर आपका सेम डायरेक्टरी पे अवेलेबल है या सेम फोल्डर पे अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट उसे दे सकते हैं, अगर आप किसी और फोल्डर के अंदर है तो आपको उसका फुल पाथ देना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। गुड। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं हेडर फाइल्स के। एज वी नो हेडर फाइल्स आर फंक्शन स्टोरेज और फंक्शन लाइब्रेरीज, मींस ऑल द फंक्शंस आर in one file or at one place, a place where function declaration and definition are stored for code reusability purpose। ठीक है क्या, ताकि आप उसी कोड को बार बार आप यूज कर सकें डिफरेंट फाइल्स पे। Okay, means write a function and use it with multiple source codes or multiple programs। आप एक बार उस source code को लिखिए और उसके बाद आप multiple places पे या multiple files के साथ उसे access कर सकते हैं। It reduces the effort if you're using multiple programs and same function name। If your multiple programs uses the same function, जब आपके मल्टीपल प्रोग्राम सिर्फ सेम काइंड ऑफ फंक्शन या सेम काइंड ऑफ कोड को यूज कर रहे हैं तो उसके इस पे एक कोड रिडक्शन का या कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन का एक बेटर वे हो जाता है। बेटर वे टू कीप एक्चुअल सोर्स कोड क्लीन, आपका सोर्स कोड है वो क्लियर होता है जब आप सिर्फ फंक्शन के कॉल्स को वहां पे दिखाते हैं। ओके, शॉर्ट फंक्शन आपका बनता है इंस्टेड ऑफ दैट कि आप पूरा फंक्शन का डेफिनेशन वहां पे शो करते हैं। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं फंक्शंस को यूज करने का जो हमें पता नहीं चलता, पर एक सिस्टम के ऊपर एक उसका प्रॉब्लम आता है, वो हम और बेटर वे अंडरस्टैंड करेंगे जब हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट
इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। Okay, it is necessary to use header file. So the answer is no, it's not necessary to use or include header files. आप बिना header file के भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, पर उसके साथ प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको सारे जितने भी फंक्शंस हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप लोग आफ्टर क्लास इसे रेफर कर सकते हैं, या अगर विजिबल है तो जस्ट एक बार लोग एक चेक करेंगे। यहाँ पे कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं है और इंट मेन, और यहाँ पे मैंने ए बी सी 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है और उन्हें इनिशियलाइज किया है कुछ वैल्यूज से ए और बी को, और इसे ऐड किया है। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा और रन भी होगा, पर इससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा या कोई भी तरह का प्रिंट वहां पे नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। मैं तब तक उस प्रिंट को यूज नहीं कर सकता जब तक मैं उस प्रिंट को खुद से ना क्रिएट करूं। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम तो एग्जिस्ट करता है और सक्सेसफुली कंपाइल भी होता है, रन भी होता है, पर उसका कोई यूज नहीं कर सकता मैं। ओके, इस केस में आपका जो हेडर फाइल्स, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे काफी हैंडी आते हैं अगर आप एक नए यूजर हैं, खासकर जो स्पेशली सपोर्टिंग है कि आपका टाइम बचाने के लिए और आपका स्पीड ऑफ डेवलपमेंट या जो भी आपका राइटिंग कोड है उसका स्पीड इंक्रीज करने के लिए, ताकि बार बार। और एक और चीज मेंटेन करते हैं हेडर फाइल से, हेडर फाइल्स आर एक आपका एक तरह से रूल बुक की तरह काम करते हैं, जो थ्रू आउट ऑल द वर्जन्स ऑफ कंपाइलर वो स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं एक तरह से, कि जो भी पर्सन वहां पे अगर printf को यूज करेगा वो सेम सिंटेक्स को ही यूज करेगा। उसे होता क्या कि स्टैंडर्डाइज होता है सारी चीजें, कि हाँ printf दैट मींस उसका सिंटेक्स कैसा होगा और उसके आर्गुमेंट्स कैसे होंगे, वो सभी को वेल नोन होते हैं। एक तरह से एक कहा जाए तो एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने में ये हेडर फाइल्स यूजफुल होते हैं, कि सभी को वो सेम पैटर्न और सेम फॉर्मेट वो अवेलेबल कराते हैं। अदरवाइज जब हर एक यूजर अपने हिसाब से और अपने नेम से या अपने कन्वीनियंस से अगर फंक्शंस बनाते जाए तो उसमें काफी ज्यादा एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब आप किसी और का कोड पढ़ेंगे तो आपको उसका पूरा हेडर फाइल या उसके जो फंक्शंस के डेफिनेशंस हैं उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड वे वहां पे एस्टैब्लिश करने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमें हेडर फाइल्स यूज करने के। ओके, किसी को कुछ डाउट है अभी तक? नो सर। नो सर। ओके, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं।